For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश से मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार देने के बाद अब सजा का ऐलान हो चुका है, फांसी की सजा। मैं जिंदा हूँ ये मुश्तहर कीजिए, मेरे दुश्मनों को खबर कीजिए। ज़मीं सख्त है, आसमां सख्त है, बसर हो सके तो बसर कीजिए। 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु मुजिबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। फैसले के बाद कोर्ट में हसीना के विरोधी तालियां बजाने लगे। सड़कों पर विरोधियों और समर्थकों की हिंसा जारी थी। इस बीच अदालत से हुक्मनामा आया कि हसीना को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन एक बार फिर मौत और शेख हसीना के बीच खड़ा है भारत, हमेशा की तरह। मौत इससे पहले भी शेख हसीना को ढूंढती हुई आई थी, एक बार नहीं कई मौकों पर। हर बार भारत ने हसीना की जान बचाई। सबसे लंबे वक्त तक बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाली शेख हसीना की मौत की सजा पर तालियां बजी, जश्न मना। लेकिन आखिर कैसे बांग्लादेश की नायिका शेख हसीना एक बड़े वर्ग के लिए विलन नंबर 1 बन गई? क्या शेख हसीना किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुई? आखिर बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों को शेख हसीना से इतनी मिर्ची क्यों लगती? शेख हसीना का आगे क्या होगा? क्या भारत हसीना को मरने के लिए सौंप देगा? बांग्लादेश की सबसे मजबूत शासक के खून के प्यासे उनके ही मुल्क के लोग क्यों हो गए? आज क से कहानी के इस खास एपिसोड में देखिए 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना की कहानी। भारत के विभाजन के 1 महीने बाद शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के तुंगीपाड़ा उर्फ गोपालगंज जिले में हुआ था। उनके पिता शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश की मुक्ति के सबसे बड़े नायक बनने वाले थे। मां शेख फजिला तुन्निसा हमेशा अपने पति मुजीब के साथ साए की तरह रहीं, उनके आखिरी वक्त तक। 5 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार। एक महान राजनेता के तौर पर उनके पिता शेख मुजीब की पूर्वी पाकिस्तान में ख्याति थी, लेकिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीब पाकिस्तान की आंखों में कांटे की तरह चुभते थे। वजह थी बंगालियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध। उर्दू थोपने से लेकर तमाम तरह की जातियां पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के साथ की जा रही थी। फर्जी 2 नेशन थ्योरी की कलई शुरुआत में ही खुल गई थी, लेकिन हसीना की दिलचस्पी राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। वो घर के राजनीतिक माहौल, पिता के अक्सर गिरफ्तार होने से दुखी रहती थी। उन्हें तो साहित्य पसंद था। हसीना ने ढाका विश्वविद्यालय से बांग्ला साहित्य में MA की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनकी दोस्ती परमाणु वैज्ञानिक MA वाजिद मियां से होती है। वाजिद मियां वैसे तो फिजिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट थे, लेकिन छात्र जीवन में सरकार विरोधी प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार भी हुए। शेख हसीना की राजनीति में सक्रियता इसी दौरान बढ़ी, लेकिन वाजिद मियां सियासत नहीं, साइंस की दुनिया के आदमी थे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज और डरहम यूनिवर्सिटी आगे की पढ़ाई के लिए पहुंचे। इधर बांग्लादेश में शेख हसीना भी छात्र राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी। वाजिद मियां पाकिस्तान लौटे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन से जुड़े। बाद में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में चीफ साइंटिस्ट बने। लेकिन वाजिद मियां बंगाली थे, लिहाजा पाकिस्तान ने उन पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार वाजिद मियां पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पहुंचे। यहाँ शेख हसीना और वाजिद में नजदीकियां बढ़ती हैं। 1968 में उन्होंने परमाणु वैज्ञानिक MA वाजिद मियां से शादी रचाई। इस दौरान पिता शेख जेल में ही थे। जेल के गेट के बाहर आकर शेख मुजीब ने बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया। वाजिद मियां को एक रोलेक्स की घड़ी गिफ्ट की, जो आखिरी वक्त तक उन्होंने संभाल कर रखी। वाजिद मियां की रिसर्च लैब और साइंस की दुनिया में रचा बसा सीधा साधा जीवन बांग्लादेश की राजनीति के उथल पुथल भरे माहौल से बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उनकी शरीके हयात शेख हसीना की जिंदगी में अभी कई तूफान आने थे। अब बांग्लादेश बनने के करीब का वक्त आ पहुंचा था।
रजाकारों और पाकिस्तानी सेना की क्रूरता ने बंगालियों की जिंदगी दोज़ख बना रखी थी। शेख मुजीब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। 70-71 के चुनावों में शेख मुजीब की पार्टी को, आवामी लीग को 300 में से 288 सीटें मिली। उनकी पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भी 300 में से 167 सीटों पर जीत दर्ज की। इतनी भारी जीत के बावजूद आवामी लीग को पाकिस्तान के तत्कालीन जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान में सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी। उल्टे शेख मुजीब को पाकिस्तान के मियांवाली जेल में करीब 9 महीने तक कैद रखा गया। अदालत ने शेख मुजीब को फांसी की सजा भी सुना दी, ठीक वैसे ही जैसे एक अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इसी दौरान भारत की सेना बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल होती है और पूर्वी पाकिस्तान के करोड़ों बंगालियों को अपना नया मुल्क मिलता है, बांग्लादेश। पाकिस्तान ने 7 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। उन्हें पाकिस्तान से विदा करने के लिए खुद जुल्फिकार अली भुट्टो चकलाला एयरपोर्ट पहुंचे थे। शेख पहले लंदन गए और वहां से 2 दिन बाद नई दिल्ली लौटे। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके बाद शेख मुजीब ढाका पहुंचते हैं, जहां 10 लाख लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। अगले ही दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नया मुल्क बांग्लादेश वजूद में आ चुका था और उसे अपना सर्वोच्च नेता मिल चुका था। लेकिन ये खुशी बहुत दिनों तक कायम नहीं रहने वाली थी। 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीबुर रहमान के 32 धनमंडे स्थित आवास पर हमला कर दिया। इसके बाद उन सैनिकों ने जो भी सामने देखा उसे निशाना बनाना शुरू कर दिया। शेख मुजीब ने बांग्लादेश सेना के शीर्ष अधिकारियों को फोन किया, हालात के बारे में बताया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली। इस दौरान हमलावर सैनिकों ने शेख मुजीबुर रहमान को गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे, बहुओं, पोतों, भतीजों सहित कुल 36 लाशें गिरी उस दिन शेख मुजीब के घर पर। कहा तो ये भी गया कि बांग्लादेश की सेना के कट्टर इस्लामिक तत्व पाकिस्तान से अलग होने से खुश नहीं थे। इस हत्याकांड में सेना मिली हुई थी, ऐसे भी आरोप लगे। ये शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि बाद में बनी सैन्य सरकारों ने शेख मुजीब के हत्यारों के खिलाफ मुकदमा चलाने से ही इनकार कर दिया था। खैर, इस भीषण हत्याकांड के वक्त शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी। शेख मुजीब के पूरे खानदान में अब यही दोनों बहनें बची थीं। 4 साल पहले बना बांग्लादेश अपने राष्ट्रपिता की पूरे परिवार के साथ नरसंहार का गवाह बन चुका था। शेख हसीना और रेहाना की जान भी खतरे में थी। ऐसे वक्त में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हसीना और रेहाना को न सिर्फ शरण दी बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखा। उन दिनों शेख हसीना पंडारा पार्क के सी ब्लॉक के एक फ्लैट में रहती थी। उनके पति और दोनों बच्चे भी उनके साथ रहा करते थे। दिल्ली में उनके सबसे करीबी दोस्त प्रणव मुखर्जी और उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी थी। दोनों परिवार लगातार मिलते जुलते, दोनों परिवारों के बच्चे भी आपस में करीबी दोस्त बन गए थे और ये दोस्ती आखिरी वक्त तक कायम रही। उधर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 में हुई हत्या के बाद जियाउर रहमान को 25 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की सेना का प्रमुख बनाया गया। जियाउर रहमान को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हीरो माना जाता था। 21 अप्रैल 1977 को उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति भी बना दिया। जियाउर रहमान ने देश के दूसरे संसदीय चुनाव से पहले एक नई पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। वो खुद इसके प्रमुख के पद पर बैठे। फरवरी 1979 में कराए गए दूसरे संसदीय चुनाव में बीएनपी ने 300 में से 207 सीटें जीत ली। लेकिन जिस रास्ते जियाउर रहमान सत्ता में आए थे, उसी रास्ते उनकी विदाई होनी थी। रहमान की भी एक सैनिक विद्रोह में 30 मई 1981 को हत्या कर दी गई थी। यही वो वक्त था जब आखिरकार 6 साल बाद मई 1981 में हसीना बांग्लादेश लौटी, जहां उनकी अनुपस्थिति में आवामी लीग का महासचिव उन्हें चुन लिया गया था। हालांकि वतन वापसी पर हसीना को उनकी प्रतिद्वंदी
खालिदा जिया से कड़ी चुनौती मिली, जो दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान की विधवा थी। बांग्लादेश में हसीना और जिया के बीच की ये सियासी प्रतिद्वंदता और वैचारिक संघर्ष बेगमों की लड़ाई के रूप में सुर्खियों में छाया रहा और लगभग 4 दशक से अधिक समय तक इसने बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय की। पहली कामयाबी खालिदा जिया को मिली, जो 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन शेख हसीना धीरे धीरे न सिर्फ खुद बल्कि पार्टी को मजबूत कर रही थी, लिहाजा कामयाबी उनके हिस्से भी आई। हसीना पहली बार 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, जब उन्होंने बेहद नजदीकी मुकाबले में जिया को मात दी। हालांकि 5 साल बाद 2001 में वो सत्ता से बाहर हो गईं। विपक्ष के नेता के तौर पर भी शेख हसीना के लिए राहें आसान नहीं थी। इसके बाद बांग्लादेश का एक और खराब दौर आने वाला था। बांग्लादेश में इस दौर में भी एक तख्ता पलट हुआ था, जिसके बारे में बेहद कम बात की जाती है। 2007 में बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद के इशारे पर वहां एक केयर टेकर सरकार बनी थी। जिस तरह आज एक अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ठीक इसी तरह 2007 में भी सेना ने अर्थशास्त्री फखरुद्दीन अहमद को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया था। आर्मी चीफ ने अपना कार्यकाल 1 साल के लिए खुद बढ़ा लिया था। तब शेख हसीना अमेरिका गई हुई थी। जब उन्होंने लौटना चाहा तो सेना के समर्थन से बनी केयर टेकर सरकार ने उनकी वापसी पर रोक लगा दी। शेख हसीना के सामने शर्त रख दी गई कि वो सिर्फ एक ही शर्त पर बांग्लादेश लौट सकती हैं कि आने के बाद वो सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी। लेकिन शेख हसीना डटी रहीं, चुनाव लड़ी और 2008 में वो फिर लौट आईं, सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ। 2008 में उन्होंने भारी बहुमत से न सिर्फ वापसी की, बल्कि इसके साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन का एक लंबा दौर शुरू हुआ। हसीना के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में तेज आर्थिक विकास दर्ज किया गया। पद्मा ब्रिज जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचों का निर्माण हुआ। गरीबी खत्म करने की दिशा में प्रगति देखी गई। उनके कार्यकाल में ही बांग्लादेश एक वैश्विक परिधान महाशक्ति भी बन गया। हालांकि इन उपलब्धियों के बीच हसीना पर विरोधी आवाजों को कुचलने, मीडिया पर अंकुश लगाने और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश देने और इसके साथ ही सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे। इस बीच शेख हसीना के पति वाजिद मियां का 2009 में 67 साल की उम्र में निधन हो गया। वो अंतिम समय तक हसीना के जीवन के आधार स्तंभ बने रहे। वाजिद और हसीना की 2 संतानें हैं, बेटा सजीब वाजिद राय और बेटी साइमा वाजिद पुतुल। शेख हसीना इसके बाद लगातार चुनाव जीतती रहीं। हालांकि उन पर चुनावों में धांधली के आरोप भी लगे। खालिदा जिया की पार्टी ने तो चुनावों का बहिष्कार भी कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर बांग्लादेश शेख हसीना के नेतृत्व में तरक्की कर रहा था। शेख हसीना के कार्यकाल में अल्पसंख्यक तबका भी खुश रहता है। शेख हसीना और भारत के संबंध भी हमेशा मधुर रहे हैं। पीएम मोदी को तो शेख हसीना हर सीजन में आम भी भिजवाती रही। लेकिन एक फैसला और एक आंदोलन शेख हसीना के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। शेख हसीना तख्ता पलट से चंद रोज पहले से ही अमेरिका पर आरोप लगाती रही हैं कि वो उनके देश में तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। लेकिन अमेरिका और दुनिया को ऐसे आरोपों की आदत थी, लिहाजा किसी ने गंभीरता से इस बात को लिया नहीं। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% के आरक्षण का फैसला छात्रों और बेरोजगार युवाओं को नागवार गुजरा। मामला सिर्फ रोजगार और आरक्षण का था, लेकिन इसकी आंच में सियासत की कोई और ही रोटी सेके जाने वाली थी। छात्रों का आंदोलन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में तब्दील होने लगा। इस बीच गुस्से में शेख हसीना कहती हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। बता दें कि ये रजाकार वो कट्टर इस्लामिक फौज थी जो हिंदुओं और बांग्लादेश की मुक्ति चाहने वाले लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थी। बांग्लादेश की एक मजबूत राजनीतिक ताकत जमाते इस्लामी जैसे संगठन
रजाकारों को आज भी हीरो मानते हैं। बहरहाल बांग्लादेश का आंदोलन हिंसक हो उठा। आमी के, तुमी के, रजाकार, रजाकार के नारे गूंजने लगे। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसके चलते हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। हसीना के अपदस्थ होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय क्राइम ट्राइब्यूनल का पुनर्गठन किया, जिसने 2024 में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर हसीना और उनके मंत्रियों पर मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया। बता दें कि यह ट्राइब्यूनल शेख हसीना ने ही पहली बार बनाया था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के खलनायकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। आखिरकार इसी ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए थे। सोमवार को आईसीटी ने कई महीनों की सुनवाई के बाद 4 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। भारत में निर्वासन में रह रही हसीना अब सीमा पार से उस देश को अपने उदय से लेकर पतन तक छोड़ी गई विरासत से जूझते और उलझते देख रही, जिसके विकास में उन्होंने अहम योगदान दिया और जिस पर उन्होंने सबसे लंबे समय तक मजबूती से शासन किया। लेकिन अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि उन्होंने इस फैसले को न्याय का मजाक और बदले की कार्रवाई बताया है। लेकिन भारत निश्चित तौर पर शेख हसीना को मरने के लिए बांग्लादेश भेजने को मजबूर नहीं। भारत तो आदिकाल से ही शरणागत की रक्षा करता आया है। भारत ने बांग्लादेश की वो अर्जी ठुकरा भी दी है जिसमें बांग्लादेश ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्या किसी देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को इससे पहले फांसी की सजा हुई। ऐसे कुछ उदाहरण इतिहास में हमारे सामने हैं, लेकिन वो फांसी की सजाएं किन हालातों में हुई उस पर गौर करना जरूरी। जैसे सद्दाम हुसैन जो इराक के राष्ट्रपति थे, उन्हें फांसी तो हुई लेकिन अमेरिका के इशारे पर फांसी हुई। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था। इसी तरह अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह को साल 1996 में तालिबान ने उनकी गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई थी। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र परिसर से पकड़ लिया, यातनाएं दी और सितंबर 1996 में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। इसके अलावा एक और उदाहरण है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो को 1977 में सैन्य तख्तापलट में अपदस्थ कर दिया गया। इसके बाद एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय अपीलें होती रहीं, लेकिन अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दे दी गई। इसके अलावा एक और उदाहरण है ईरान के प्रधानमंत्री आमिर अब्बास होवेदा। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने और भ्रष्टाचार जैसे आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई। अप्रैल 1979 में उन्हें फायरिंग स्क्वाड द्वारा फांसी दे दी गई। लेकिन शेख हसीना को फांसी नहीं होगी, क्योंकि भारत ये होने नहीं देगा। शेख हसीना की कहानी को खत्म मान लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी हमें ये बताती है कि जब सारे रास्ते बंद हों तब भी शेख हसीना कोई ना कोई राह निकाल ही लेती है। 1975 में तो उन्होंने परिवार और राजनीतिक विरासत दोनों खो दी थी, लेकिन शेख हसीना ने न सिर्फ उसे हासिल किया बल्कि सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। शेख हसीना की कहानी के उत्तरार्ध में ये जो फैसला आया है, ये उनकी कहानी का एक मोड़ है, अंत नहीं। तो ये थी शेख हसीना की दिलचस्प और दिलफरेब कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौ से कहानी के अगले एपिसोड में आप किस किरदार की कहानी जानना चाहेंगे, आप हमें ये भी लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं कौ से कहानी के अगले एपिसोड में किसी और किरदार की दिलचस्प
कहानी के साथ। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. फांसी की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश से मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार देने के बाद अब सजा का ऐलान हो चुका है।